तो आपने ये सम भी देखो, ऐसे एक्स का एवरेज रिटर्न दिया रहेगा, बीटा दिया रहेगा, रिस्क फ्री रिटर्न्स दिया रहेगा, और वो बोलेंगे जेनसन कैलकुलेट करो जेनसन मेजर के हिसाब से, और या फिर जो भी इंफॉर्मेशन दी हुई होगी उस हिसाब से वो फॉर्मूला पूछ सकता है. सो देयर आर 3 डिफरेंट फॉर्मूलाज, जेनसन, ट्रेनियर एंड शार्प. ठीक है. तो आप इस पे ध्यान देना, सिर्फ फॉर्मूलाज अच्छे से याद होनी चाहिए आप लोगों को. ठीक है. इस चैप्टर में तो और कुछ है ही नहीं इससे ज़्यादा, यही फॉर्मूलाज हैं आपकी, 3 फॉर्मूलाज हैं सिर्फ. ठीक है. और थोड़ा बहुत थियोरी था जो हमने कल डिस्कस किया था. हाँ, अब ये बॉन्ड वैल्यूएशन है. ओके. हाँ, अब है ना, इसमें आपको YTM पे ज़्यादा ध्यान देना है और किसी चीज़ पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है. ठीक है. आपके लिए इसमें इम्पोर्टेंट क्या है? YTM. देखो, हमको 50 MCQs डालने हैं और हमारे पास चैप्टर्स बहुत हैं, तो इसीलिए तो हम रिवीजन लेक्चर रखते हैं कि आपको बता सकें कि इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है. ठीक है. पहली बात तो आपने इसमें देखना है, ये इंट्रोडक्शन बॉन्ड का, बॉन्ड के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो आपको रीड करने हैं. ठीक है. फेस वैल्यू, कूपन रेट, कूपन मिलता है इस पर, मैच्योरिटी पीरियड वेरी इंपॉर्टेंट, पुट प्रोविजंस, मतलब वो इट इज़ नोन एज पुट प्राइस, मतलब जितने में बेचते हैं ना उससे वो इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि खरीदते तो हम डिस्काउंट पे हैं और बेचते फेस वैल्यू पे, तब तो हम अर्न करते हैं कूपन. ठीक है. और अब इसमें बॉन्ड को मेजर करने के अलग अलग टाइप्स होते हैं. उसमें से एक YTM है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, यील्ड टू मेच्योरिटी. मतलब आपने अगर मेच्योरिटी तक YTM मतलब यील्ड टू मेच्योरिटी, मतलब आपने अगर बॉन्ड को मैच्योरिटी पीरियड तक होल्ड किया तो कितना आपने उसमें से अर्न किया, उसे कहते हैं यील्ड टू मेच्योरिटी. ठीक है. अब ये थ्योरम्स आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है. वो बिल्कुल इम्पॉर्टेंट नहीं है, थ्योरम्स रहने देना. और उसके बाद आ जाओ YTM के. हाँ, बॉन्ड ड्यूरेशन इम्पॉर्टेंट है. बॉन्ड ड्यूरेशन क्या होता है? इट इज़ अ लाइफ ऑफ बॉन्ड. यस. कोई कुछ बोल रहा है? ज्योति बेटा म्यूट, मेगा म्यूट, मेगा, ज्योति, शुभम म्यूट करो. बॉन्ड प्राइसिंग मेगा को कोई कॉल कर दो, उसका ध्यान नहीं है शायद लेक्चर में, उसको बोलो म्यूट करने को. मुझसे नहीं हो रहा है वो उसका म्यूट. ओके. बॉन्ड ड्यूरेशन क्या होता है? इट इज बॉन्ड रिस्क. नहीं नहीं, आप इतना मत फोकस करो बॉन्ड के चैप्टर को, जो मैं बोल रही हूँ उतना ही ध्यान दो ना बेटा. इतना मत फोकस करो, बॉन्ड के भी रिस्क को भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है. ऊपर ऊपर से सिर्फ रीड कर लेना, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है. ठीक है. बॉन्ड ड्यूरेशन देख लीजिए. बॉन्ड ड्यूरेशन इज अ लाइफ ऑफ बॉन्ड which considers the size and timings of each cash flow. मतलब आप कितने टाइम पीरियड के लिए वो बॉन्ड को होल्ड करते हो, उसका ड्यूरेशन निकालना होता है. ठीक है. जिसका इफेक्टिव मैच्योरिटी पीरियड होता है ना, फिक्स्ड इनकम जिसमें से आती है, उससे कहते हैं बॉन्ड ड्यूरेशन. तो उसको बॉन्ड ड्यूरेशन को मेजर करने के लिए आपको मैच्योरिटी पीरियड चाहिए होता है जिसमें से आपको फिक्स्ड इनकम मिले. समझ में आ रहा है? ओनली दोज बॉन्ड विच प्रॉमिस अ सिंगल पेमेंट टू बी रिसीव्ड एट मैच्योरिटी हैव ड्यूरेशन इक्वल टू द एक्चुअल ईयर्स टू द मैच्योरिटी. मतलब उनकी मैच्योरिटी हम मेजर कर सकते हैं और उनकी इक्वल होती है ईयर्स, यानी ईयर्स तक के लिए जिनमें से हम लोग को पेमेंट रेगुलरली मिलती है. ऐसे नहीं है आपको एक साल पेमेंट मिली, दूसरे साल पेमेंट नहीं मिली बॉन्ड में से, जिसमें से फिक्स्ड इनकम आपको मिल रही है, उसी का ही हम बॉन्ड ड्यूरेशन निकालने का आई मीन निकाल सकते हैं. बॉन्ड ड्यूरेशन उसी का ही निकाल सकते हैं. जीरो कूपन बॉन्ड्स आर सच बॉन्ड्स फॉर ऑल. जीरो कूपन बॉन्ड्स आर सच बॉन्ड्स, मतलब इससे जीरो कूपन बॉन्ड्स बोला गया.
ठीक है. फॉर ऑल अदर्स ड्यूरेशन मेजर्स आर ऑलवेज लेस देन देयर एक्चुअल मैच्योरिटीज. जीरो कूपन बॉन्ड्स ही वो होते हैं जो जिनकी हमने मैच्योरिटी ड्यूरेशन निकाली है ना, वो एक्चुअली मैच्योरिटी तक चलती है. वो ड्यूरेशन मैच्योरिटी तक आपको वो प्रॉमिस करता है कि हम ये टाइम पीरियड तक आपको इतना इतना पे करेंगे. बाकी सारे बॉन्ड्स आपको ऐसे प्रॉमिस नहीं करते. तो जिनकी ड्यूरेशन हम मेजर कर सकते हैं एक्चुअली वो जीरो कूपन बॉन्ड्स होते हैं, जिनकी एक्चुअल ईयर्स तक हम लोग मेजर कर सकते हैं ड्यूरेशन, और उनकी फिक्स्ड इनकम मिलती है एवरी ईयर. ठीक है ना. बस इतना ही मीनिंग, ज्यादा से ज्यादा मीनिंग को फोकस करना है. और YTM, अब YTM में कैसे आ सकता है, ये पूरा क्वेश्चन बन के आ सकता है. देखो क्वेश्चन नंबर 1 कैसे है, एज इट इज ये क्वेश्चन बन के आ सकता है. और फिर आपको YTM की फॉर्मूला लगानी है, मतलब अपने रफ में, और उसको फाइनल आंसर निकालना है एंड टिक करना है. 11.52 इज योर फाइनल आंसर. दैट्स इट. और कुछ है बॉन्ड के चैप्टर में डाउट? और कुछ ही नहीं है. बॉन्ड में आपको ज्यादा फोकस ही नहीं करना है ना. हो गया बॉन्ड का, हो गया. उसके बाद है आपका ड्यूरेशन. ड्यूरेशन की मीनिंग आई थिंक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी. दैट्स इट. उसमें सम्स मैं पूछ नहीं सकती हूँ क्योंकि इतना बड़ा सम आपको सॉल्व करने का टाइम नहीं होगा. ठीक है. और क्या है, फंडामेंटल एनालिसिस आपका नेक्स्ट चैप्टर है. ओके, फंडामेंटल एनालिसिस. इसमें हम लोगों ने रेशियो एनालिसिस, लीवरेजेस किए थे. अब रेशियोज में वो क्या पूछ सकते हैं, कोई भी रेशियो. आपको सारे रेशियोज याद करने हैं, सारे के सारे रेशियोज याद करने हैं. ठीक है. और उसके बाद है आपका, एक मिनट रुकिए, मैं आपको थोड़ा सीक्वेंस में लेके जाती हूँ. जब आप कंपनी एनालिसिस को देखोगे ना तो उसमें ये टाइप्स होते हैं. देखो, रेशियो एनालिसिस, ट्रेंड एनालिसिस, फंड फ्लो, कॉमन साइज, टेक्निकल. ठीक है ना. तो उसमें से रेशियो एनालिसिस इज अ फंडामेंटल टाइप. अब उसमें बहुत सारे रेशियोज हैं. अब एक एक तो मैं बैठ के डिस्कस नहीं कर सकती. मैं शॉर्ट में क्या बता सकती हूँ कि आपने सारे रेशियोज याद करने हैं, उसकी फॉर्मूला याद करनी है. कोई भी वैल्यू देकर वो पूछ सकते हैं कि आप मुझे बताइए लिक्विडिटी रेशियो का आंसर क्या होगा, आप मुझे बताइए स्टॉक टर्नओवर रेशियो का आंसर क्या होगा. मैंने वैल्यूज दे के रखी हैं आपको. या फिर मैं ऐसे भी पूछ सकती हूँ उल्टा, स्टॉक टर्नओवर रेशियो 6 टाइम्स है, COGS है नहीं, एवरेज स्टॉक है 90,000, तो COGS कितना होगा. तो आप क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई. किसको किसके साथ, स्टॉक टर्नओवर रेशियो 6 टाइम्स को मल्टीप्लाई करोगे एवरेज स्टॉक 90,000 के साथ. तो 90,000 इंटू 6 कितना होता है, 5,40,000 आपका COGS होगा. समझ आई बात? यस, समझ आ रहा है. तो आपको सारे रेशियोज करने हैं इस चैप्टर की, सारे के सारे रेशियोज करने के बाद अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे पर्सनल विंडो पे डाउट पूछ सकते हैं. ठीक है. कोई भी रेशियो आ सकता है, उसकी वैल्यूज आप फॉर्मूला याद करो. ठीक है. और उसकी वैल्यूज पुट अप करके आंसर निकालना हो सकता है, या फिर उल्टा भी पूछ सकती हूँ मैं. अब जैसे एग्जाम्पल देख लो, और एक एग्जाम्पल देती हूँ मैं. सेम डेट इक्विटी रेशियो दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पे. डेट इक्विटी रेशियो की फॉर्मूला होती है डेट अपॉन इक्विटी. ठीक है. डेट मतलब बोरोड फंड्स, इक्विटी मतलब प्रोपराइटर फंड्स. ठीक है. अब डेट अपॉन इक्विटी तो फॉर्मूला तो बड़ी इजी है. अब मैंने आपको बोल दिया कि डेट है आपका 9 लाख, इक्विटी आपका 10 लाख. अब वैल्यूज मिली हुई हैं, सिंपल, और फॉर्मूला इजी हो गई. आपने क्या करना है, दोनों को डिवाइड करके आंसर ही तो निकालना है. अब बहुत सारे स्टूडेंट्स घाई घाई में क्या करते हैं, 10/9 करते हैं, 9/10 को. तो फॉर्मूला अच्छे से याद करनी है आपने. ठीक है. कैपिटल टर्नओवर रेशियो फॉर्मूला होती है सेल्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड, स्क्रीन पे आपको दिख रही होगी. तो अब मैंने दे दिया कैपिटल टर्नओवर रेशियो है 1 टाइम, या फिर दे दिया 2 टाइम्स. कैपिटल टर्नओवर रेशियो दे दिया 2 टाइम्स. सेल्स भी दे दिया मैंने. सेल्स कितना है समझो, 10 लाख से. तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितना होगा, ये सेम फॉर्मूला आपको पहले रफ में लिखनी है. अगर नहीं समझ में आ रही, एक्चुअली तो कैलसी पे सीधा हो रहा है.
सेल्स दिया हुआ है, रेशियो दिया हुआ है 2 टाइम्स, कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं दिया हुआ है, कैपिटल एम्प्लॉयड जाएगा इधर, कैपिटल टर्नओवर आएगा इधर, मतलब डिवाइड हो जाएगा। किसको किससे डिवाइड करना है? सेल्स को रेशियो से डिवाइड करना है। सेल्स कितना था? 10 लाख, रेशियो कितना था? 2 टाइम्स, तो 10/2 कितना होता है? 5 lakhs। आपको कैपिटल एम्प्लॉयड मिल जाएगा 5 lakhs। और वाकई में जब आप सीधा करके देखेंगे सम को, तो सेल्स था 10 lakhs, कैपिटल एम्प्लॉयड 5 lakhs, दोनों को डिवाइड करेंगे तो 2 आंसर आ रहा है, जो कि पहले से ही दिया हुआ था, मतलब करेक्ट है। तो कैसे आ सकता है? आपने समझा? रेशियोज का पूरा चैप्टर आपको रेशियोज याद करने हैं, या फिर सिंपल मैंने ऐसे भी पूछना है, कैपिटल गियरिंग रेशियो की फॉर्मूला बताइए। 4 ऑप्शंस होंगे, उसमें से राइट ऑप्शन टिक करना है, ठीक है। करंट रेशियो की फॉर्मूला बताइए, 4 ऑप्शंस होंगे, उसमें से राइट ऑप्शन टिक करना है। ऐसे भी हो सकता है। तो ये हमारा खत्म हो गया, ठीक है। इसको मैं बंद करती हूँ और पीडीएफ ये वाला ओपन करती हूँ, ठीक है। सेम चैप्टर है ये, रेशियोज का। लीवरेजेस पे आ जाते हैं। इसी चैप्टर में आपके पास लीवरेजेस हैं, ठीक है। तो लीवरेजेस होते हैं 3 टाइप्स के, ऑपरेटिंग, फाइनेंसिंग एंड कंबाइंड। तीनों की फॉर्मूलाज अच्छे से याद करो। कोई भी मैंने ऐसे भी क्वेश्चन पूछना है अगर आपसे, तो आपको आंसर आना चाहिए लीवरेज की फॉर्मूला क्या होती है, ठीक है, तो आंसर आना चाहिए। उसके बाद हम ये भी ला सकते हैं कि कंबाइंड रेशियो की फॉर्मूला क्या होती है, ठीक है। और उसके बाद फिनेंशियल लीवरेज की फॉर्मूला क्या होती है, या फिर मैंने ऐसे भी बोलना है, हाँ, ऑपरेटिंग लीवरेज है 1.2, ठीक है, और फाइनेंसिंग लीवरेज है 3.6, तो कंबाइंड लीवरेज कितना होगा? तो आप में से कोई बता सकते हैं कंबाइंड कितना होगा? आप में से कोई बता सकते हैं क्या होगा? 1.2 और 3.6 मैंने दे दिया। 1.2 ऑपरेटिंग लीवरेज, 3.6 दे दिया मैंने फाइनेंशियल लीवरेज। तो कंबाइंड लीवरेज कैसे निकालते हैं? इन दोनों को मल्टीप्लाई करके। ऑपरेटिंग लीवरेज, 4.32। यस, ऑपरेटिंग लीवरेज इनटू कंबाइंड लीवरेज हो गया आपका। मतलब आपको 4 ऑप्शंस होंगे, उसमें से राइट ऑप्शन टिक करना है, ठीक है। या तो फिर उसकी दूसरी फॉर्मूला भी होती है कंबाइंड लीवरेज की, आपको मैंने समझ में सिखाई हुई है। कम ऑपरेटिंग लीवरेज की फॉर्मूला थी कम, ये क्या कहते हैं इसे, कंट्रीब्यूशन अपॉन कंट्रीब्यूशन अपन ईबीआईटी, ठीक है ना। उसके बाद फाइनेंशियल लीवरेज की फॉर्मूला होती है, फाइनेंशियल लीवरेज की फॉर्मूला होती है ईबीआईटी अपॉन ईबीटी। तो ईबीआईटी कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी बचेगा कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीटी। ये होती है फॉर्मूला आपकी कंबाइंड लीवरेज की। तो आपको या तो मैं ऐसे दे सकती हूँ ऑप्शन में, सेल्स इतना है, वेरिएबल कॉस्ट इतना है, और फिक्स्ड कॉस्ट इतनी है, सब कुछ मैंने दे दिया, हाँ। फिर आपको निकालना है सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट गया, कंट्रीब्यूशन इतना होता है, कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट मैम ने दे के रखा है, वो माइनस कर दो तो आपको ईबीआईटी मिल जाएगा। फिर मैम ने इंटरेस्ट भी दिया हुआ है, तो इंटरेस्ट माइनस करेंगे तो ईबीटी खुद ही मिल जाएगा। ईबीटी मैं नहीं दूंगी, आपने निकालना है। ईबीआईटी मैं नहीं दूंगी, आपने निकालना है। मैं सिर्फ 4 चीजें दूंगी, सेल्स, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट, इंटरेस्ट, इतनी 4 चीजें। अब मैं पूछ सकती हूँ आपसे, बताइए ऑपरेटिंग लीवरेज का आंसर। तो ये वैल्यूज डालो, आंसर निकालो कंट्रीब्यूशन का और ईबीआईटी का, दोनों को डिवाइड करो, कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी मिल जाएगा आपको। क्या कहते हैं उसे, ऑपरेटिंग लीवरेज। 4 चीजें मैं अगर दूंगी ना आपको, तीनों फॉर्मूला सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। समझ में आया लीवरेज के चैप्टर में क्या पूछ सकते हैं? ओके, इतना समझ गया सबको? आगे बढ़े। ये चैप्टर मेरे ख्याल से हो गया, इस चैप्टर में और कुछ नहीं है, एक रेशियोज है और एक लीवरेज है। देखो चैप्टर फिनिश है ना। उसके बाद हाँ, रेशियोज में ना मीनिंग भी पूछ सकते हैं, जैसे जैसे लिक्विडिटी रेशियो क्या होता है? लिक्विडिटी रेशियो क्या होता है? इमीडिएट लाइबिलिटीज को पे ऑफ करने की जो कैपेसिटी होती है ना, उसे कहते हैं लिक्विडिटी रेशियो।
लिक्विडिटी रेशियो से ये पता चलता है कि आपका कंपनी का इमीडिएट लायबिलिटी पेमेंट की कैपेसिटी कितनी है, उससे पता चलता है आपका मतलब लिक्विडिटी रेशियो से पता चलता है। आई बात समझ में? तो मीनिंग भी आ सकती किसी रेशियो की, तो वो भी ध्यान देना। अब ये तो आपको चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, एक एक चैप्टर। ये वाला जो चैप्टर है ना टेक्निकल एनालिसिस, ये मैंने बहुत अच्छे से आपको क्लास में करवाया था, एक एक चार्ट को रिप्रेजेंट करते हुए बोर्ड पे। बहुत स्लोली स्लोली हम गए थे ये चैप्टर में। अब ये चैप्टर अपने आप में इतना बड़ा है, मैं फिर से रिपीट नहीं कर पाऊंगी क्योंकि रिवीजन लेक्चर है बेटा ये। तो आपको क्या करना है, ये चैप्टर में कैसे आ सकते क्या आ सकता है वो मैं बता सकती हूँ। आप रिवाइज करो, कुछ डाउट होगा तो मैं पर्सनली ये मतलब हम लोग कॉल पे भी आकर क्लियर कर सकते हैं डाउट्स को, ठीक है ना। तो इसमें 4 टाइप ऑफ चार्ट्स होते हैं, हम पूछ सकते हैं कि चार्ट्स कितने टाइप्स के होते हैं। लाइन, बार, पॉइंट एंड जापानीज कैंडलस्टिक, ठीक है। तो लाइन, ये देखो लाइन ऐसे होता है जिसमें लाइंस क्रॉस करके ऊपर नीचे बता सकते हैं कि क्लोजिंग प्राइस है और ये ओपनिंग प्राइस है ना। बार कैसे होता है, बार आपको पता है ना, जैसे हम लोग बार चार्ट बनाते थे, हॉरिजॉन्टल लाइंस होती थी, तो सबसे ऊपर वाला हाई होगा, सबसे नीचे वाला लो होगा, या ऊपर वाला क्लोजिंग होगा, नीचे वाला ओपनिंग होगा, ऐसे। अब पॉइंट कितना, पॉइंट क्या होता है, जिसमें पॉइंट्स बनी हुई होती, पॉइंट्स, नाम से ही पता लग रहा है इतना कुछ नहीं है उसमें। अपवर्ड जा रहा है ना तो प्राइस बढ़ रहा है, पॉइंट्स ऊपर जा रहे हैं, पॉइंट्स नीचे आ रही है तो प्राइस कम हो रहा है। अब जापानीज कैंडल स्टिक में 4 इंपॉर्टेंट चीजें दिखाई जाती है, ओपनिंग, क्लोजिंग, हाईएस्ट, लोएस्ट। जापानीज कैंडल में चारों चीजें रिप्रेजेंट करते हैं और इसको वर्टिकल बार से रिप्रेजेंट करते हैं, रेक्टेंगल्स बने हुए होते हैं। तो ये कुछ भी जो भी मैं चीजें बोल रही हूँ ना, देखो जो आप पढ़ोगे ना वो कोई भी चीज एमसीक्यू के फॉर्म में बन के आ सकती है। अभी देखो जापानीज कैंडल स्टिक के इंट्रोडक्शन को देखो, जो मैंने पॉइंट्स बोली वो लिखी हुई है। ये देखो, चार्ट ऑलवेज शोज 4 पॉइंट्स, 4 पॉइंट ऑफ स्टॉक, ओपनिंग प्राइस, क्लोजिंग प्राइस, हाईएस्ट प्राइस, लोएस्ट प्राइस। तो ऑप्शन बन के आ सकता है ना ये। जापानीज कैंडल स्टिक में 4 चीजें मैं बोलूंगी, ओपनिंग, क्लोजिंग, हाईएस्ट, लोएस्ट, या फिर बोलूंगी ओपनिंग, क्लोजिंग, सेकेंड ऑप्शन हाईएस्ट, लोएस्ट, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ ए एंड बी, ऐसा करके। देखो अभी तक तो नन ऑफ, अब ऑल ऑफ, अब ये सब डालना नहीं है, पर किसी भी फॉर्म में क्वेश्चन बन के आ सकते हैं, तो आपने रेडी रहना है, ठीक है ना। वर्टिकल बार के फॉर्म में आता है ये जापानीज कैंडल स्टिक। तो मैं पूछ सकती हूँ क्या, जापानीज कैंडल स्टिक इज इन द फॉर्म ऑफ वर्टिकल बार, हॉरिजॉन्टल बार, वैसा स्लीपिंग, वैसे रेक्टेंगल फॉर्म में, ऐसा हम लोग क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, ठीक है ना। तो ये देख लो कैंडल स्टिक जैसा बना हुआ है, ठीक है। अपर एज इज द कैंडल हाईएस्ट प्राइस, जो अपर एज में जाती है, ऊपर ऊपर की तरफ है वो हायर प्राइस है, लोअर की तरफ है वो लोअर एज, मतलब नीचे। एज बोल रही हूँ मैं, ऊपर जा रहा है वो नहीं बोल रही हूँ, एज, ये वाला एज, नीचे का एज बताता है ये स्टॉक का लोअर प्राइस इतना है, और यही स्टॉक का जो ये एज है, मेरे कर्सर को देखो, ये जो एज है हायर, जो अपर एज है ये बताता है हायर प्राइस है इस पर्टिकुलर स्टॉक। आई बात समझ में? ठीक है। चार्ट पैटर्न, अब चार्ट पैटर्न्स दिए होते हैं। अब चार्ट पैटर्न देखो कितने होते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम कर सकते हैं चार्ट की। एक होता है लाइन इन अपवर्ड ट्रेंड्स, वो ऊपर की तरफ जा रहे हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, डाउनवर्ड में फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, नीचे की तरफ, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, थर्ड होता है आपका पैरेलल। पैरेलल मतलब आपकी रेजिस्टेंस लाइन भी सीधी, सपोर्ट लाइन भी सीधी। रेजिस्टेंस मतलब ऊपर वाली लाइन होती है, सपोर्ट लाइन मतलब बेस, नीचे से जो स्टार्ट होता है बेस, जहाँ से शुरुआत होती है आपकी कंपनी के स्टॉक प्राइसेस की। चार्ट पैटर्न के भी टाइप्स होते हैं, हेड एंड शोल्डर, इनवर्स हेड एंड शोल्डर, ट्रायंगल, फ्लैग, हेड एंड शोल्डर। अब आपने ये पढ़ने हैं, पढ़ोगे तो याद आ जाएगा। नेकलाइन देखो मैंने आपको बताया था नीचे, नेकलाइन के जो नीचे होता है ना इनवर्स हेड एंड शोल्डर होता है, जो ऊपर होता है वो हेड एंड शोल्डर होता है। समझ में आया? तो जो हेड होता है ना वो ऊपर, जो ऊपर वाला जो एज है ना उसे कहते हैं हेड, उन्हीं लाइंस में जो नीचे जा रहे हैं ना उन्हें उसे कहते हैं शोल्डर। और इनवर्स क्या होता है, जो नेकलाइन के नीचे होता है। ये देखो नेकलाइन के ऊपर है तो हेड एंड शोल्डर, नेकलाइन के नीचे उल्टा नेगेटिव प्राइसेस, उसे कहते हैं नेकलाइन के नीचे इनवर्स हेड एंड शोल्डर। तो हेड क्या होता है, बिल्कुल नीचे वाला, बिल्कुल नीचे हेड,
और थोड़ा जो ऊपर है उसके, उसे शोल्डर कहते हैं, क्योंकि उल्टा है ना, इनवर्स में उल्टा होता है, ठीक है। और ट्रायंगल में कैसा होता है, ट्रायंगल के शेप में दिखेगा आपको, पहले प्राइस नीचे थी और फिर मतलब आपको ऐसे शेप में दिखेगा, ये देखो शेप दिख रहा है आपको, शेप दिख रहा है ना आपको, अलग अलग टाइम पे अलग अलग प्राइजेस, पर वो अब के टाइम पे देखो तो वो दोनों आपस में मिलती हुई आ रही है, दोनों स्टॉक की प्राइसेस कंपैरिजन करने में ये काम आता है। फ्लैग देखो, फ्लैग कैसे दिखता है, ऐसे फ्लैग की तरह, जैसे फ्लैग कैसे कहीं पे भी कैसे भी लहराता है, वैसे टाइप में, कभी ऊपर कभी नीचे, फिर सडनली नीचे चला गया, देखो स्टीप डाउन, स्टीपिंग डाउनवर्ड्स, ये देखो कितना नीचे चला गया, फिर थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे ऊपर आ रहा है ना, फिर कर्व लेके नीचे नीचे नीचे, बिल्कुल स्टीपिंग डाउन, स्टीपिंग आई मीन मूविंग अपवर्ड्स, ऐसा होता है फ्लैग में, ठीक है ना। डो जॉन्स थियोरी मैंने आपको समझाई थी, ओल्डेस्ट सबसे सबसे पुराना ये टेक्निकल मेथड था डो जॉन्स में, मेजर मार्केट ट्रेंड को कैलकुलेट करने का, और इसमें सेकेंडरी इंटरमीडिएट ट्रेंड को कैलकुलेट करने का, और माइनर मूवमेंट्स को कैलकुलेट करने का। डिटेल में मैंने आपको समझाया था, इसमें बाय सिग्नल और सेल सिग्नल्स पता चलते हैं, मतलब प्राइस ऊपर आएगा तो बाय सॉरी सेल करना है, और नीचे जाएगा तो सेल, मतलब हम लोगों ने वो पढ़ाई की थी, हमने वो इसमें समझा था कि इसमें बाय और सेल सिग्नल्स पता चलते हैं, ठीक है ना। ओके, अब उसके बाद आता है आपका इसी डो जॉन्स में हमने ये भी पढ़ा था कि अपवर्ड और डाउनवर्ड, ये देखो नीचे दिखा रहे हैं, पीक 1 पीक 2 पीक 3 नीचे जाता जा रहा है, तो फ्रॉम पूछ सकते हैं डाउनवर्ड ट्रेंड में, डो जॉन्स की थियरी में डाउनवर्ड ट्रेंड जब भी होता है तो द लाइन मूव फ्रॉम अपवर्ड टू डाउनवर्ड और डाउनवर्ड टू अपवर्ड, तो आपने बताना है फ्रॉम अपवर्ड टू डाउनवर्ड, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, ऐसे करके क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है ना। एलियट वेव थ्योरी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि ये इसका क्या कहते हैं, इसका नाम याद कर लो, रैल्फ एन एलियट, ठीक है। डो जॉन्स थ्योरी तो अपने में नाम ही वही है, एलियट में रैल्फ एन एलियट, ये पूछ सकते हैं कि किसने आई मीन इन्वेंट किया था ये थ्योरी, तो आपको नाम याद होना चाहिए, ठीक है। प्राइस मूवमेंट बताते हैं, सेम प्राइस मूवमेंट ही बताते हैं सारे लगभग, और लॉन्ग टर्म पैटर्न बताते हैं प्राइस मूवमेंट का, बुल मार्केट, बेयर मार्केट, अपवर्ड, डाउनवर्ड, थर्ड, फोर्थ डाउनवर्ड, फिफ्थ डाउनवर्ड, ये ना स्टेजेस बताते हैं, मतलब पहले ऊपर आया फिर नीचे आया, फिर सेकंड स्टेज में फिर कितना ऊपर गया नीचे आया, जब वो थर्ड स्टेज पे आया तो कितना वो नीचे गया ऊपर आया, मतलब वो ये समझाते हैं आपको स्टेज वाइज, ठीक है। फर्स्ट स्टेज में कितना मार्केट प्राइस बढ़ा, कितना कम हुआ, तो हम लोग को बुल मार्केट और बेयर मार्केट की जानकारी इसमें से मिल जाती है, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ वेव्स हमने पढ़े थे, वे इसी में ही एलियट में ही हमने वेव्स पढ़े अलग अलग, तो क्लासिफिकेशन ऑफ वेव्स में इम्पल्स वेव्स मतलब बेसिक गोइंग अपवर्ड डाउनवर्ड, कोरिलेटिव मतलब अगर वो ऊपर आई तो अब उसके बाद पता है कि इसका रिएक्शन नीचे आ सकता है, अगर वो ऊपर आई है तो इसका रिएक्शन पता लग रहा है नीचे, और अगर धीरे धीरे ऊपर आ रही है तो पता लग रहा है हाँ अभी धीरे धीरे ऊपर ही जाएगी, मतलब कोरिलेटिव, एक से दूसरा मिलता हुआ, समझा, उसे कहते हैं कोरिलेटिव पैटर्न। रिएक्शन मतलब पहले के रिएक्शन पे अभी का रिएक्शन डिपेंड होगा, पहले का रिएक्शन था बढ़ना तो अब कम होगा, है ना, लेकिन अब कम हो रहा है तो कम धीरे 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 कम ही होता जाएगा, समझ आ रहा है। कोई कुछ बोल रहा है क्या, मुझे आवाज कट के मिल रही है, आगे बढ़ूं, समझ आ रहा है सबको, रिवीजन ही करवा रही हूँ मैं आपको, समझ तो आ रहा है कि नहीं, यस समझ आ रहा है सबको। प्रीति बेटा म्यूट, यस मैम। ओके। चलो ट्रेंड रिवर्सल में आगे बढ़ते हैं, देखो इस पे ज्यादा इतना फोकस नहीं करना है, बट स्टिल जो दिया हुआ है वो आप रीड कर लेना एक बार। हेड एंड शोल्डर पैटर्न वही सेम चीज है, इनवर्स में नीचे हो जाएगा नेकलाइन के, देखो यहाँ पे ऊपर था यहाँ पे नीचे हो गया, ये देखो ये वाला पार्ट, ये वाला, ये आपका इनवर्स हेड एंड शोल्डर है, ठीक है। ये हम पहले पढ़ चुके हैं, मतलब ऊपर अभी रिवाइज कर चुके हैं। हेड एंड शोल्डर कंटिन्यूअस पैटर्न अप ट्रेंड, ये ऊपर बढ़ता ही जाएगा, अप ट्रेंड मतलब कंटिन्यूअस पैटर्न, अप ट्रेंड मतलब ऊपर बढ़ता ही जाएगा कंटिन्यूअसली, और कंटिन्यूअस पैटर्न डाउनवर्ड में क्या होगा,
नीचे जाता जाएगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि नेगेटिव चला गया, मतलब नेकलाइन के नीचे चला जाएगा। और सिमेट्रिकल ट्रायंगल मतलब देखो यहाँ ट्रायंगल फॉर्म बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, ट्रायंगल के फॉर्म में दिख रहा है आपको, कभी बहुत बड़ा तो कभी कम बहुत हो गया, तो इस वे में ना इसका ट्रायंगल शेप आ जाएगा। और एक बीच की पॉइंट मिलती है, इसकी मिडिल पॉइंट मिलती है, उसको बोलते हैं एपेक्स, ये देखो, ठीक है। उसके बाद है आपका मैथमेटिकल इंडिकेटर। अभी ये तो बहुत है, अभी आप मूविंग एवरेज आपको पता ही है, मूविंग एवरेज मतलब सिंपल एवरेज कैसे हम निकालते हैं, सब सम ऑफ ऑल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम्स वैसा, ठीक है। उसके बाद है आपका एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ये आपको वेटेड एवरेज बताते हैं, मतलब सबका टोटल वेट कितना है, किसी स्टॉक का वेट ज़्यादा है किसी स्टॉक का वेट कम है, तो वेट के हिसाब से आपको कैलकुलेशन करनी होती है। ऑस्किलेटर इतना इम्पोर्टेंट नहीं है अभी के लिए, आप उसको मतलब ज़्यादा ध्यान नहीं देना, ठीक है। और क्या है इसमें, मार्केट इंडिकेटर इंपॉर्टेंट है। तो मार्केट इंडिकेटर क्या करता है, वो बताता है कि आपकी जो प्रेडिक्ट करके देता है डायरेक्शंस फाइनेंशियल इंडेक्सेस का, मतलब आपका स्टॉक किस वे में मूव कर रहा है, उसका फ्यूचर प्राइसेस वे में इफेक्ट होंगी, ठीक है, तो इसकी स्पीड क्या होगी, कम होगा बढ़ेगा। तो मार्केट इंडिकेटर यही तो बताता है स्टॉक के बारे में, नंबर ऑफ कंपनीज कितनी है जो आपके स्टॉक को इफेक्ट करती हैं, कितने स्टॉक कितने प्राइस पे बाय हो सकते हैं आपके स्टॉक, कितने कितने प्राइस हो सकते हैं, मैक्सिमम प्राइस क्या कोट हो सकता है प्राइस स्टॉक का, मिनिमम प्राइस क्या कोट हो सकता है स्टॉक का, यही तो होता है मार्केट इंडिकेटर, और क्या होता है, ठीक है। तो मार्केट इंडिकेटर के कैटेगरीज आप एक बार थोड़ा पढ़ लेना, हम लोगों ने पहले डिस्कस किए हुए हैं ये, 3 इंडिकेटर्स होते हैं इसके जितना मुझे याद है, ठीक है। हाँ 3 इंडिकेटर्स दिए हुए ना, देखो। उसके बाद ये देखो, डिस्टिंग्विश बिटवीन फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस। फंडामेंटल आपको म्यूट करो आप लोग, मैं बोलूं कि आप बोलोगे, कैसे पता चलेगा, पूनम बेटा म्यूट करो। आप डिस्टिंग्विश बिटवीन फंडामेंटल एंड टेक्निकल, फंडामेंटल क्या करता है आपको बताता है इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर्स, उसमें हेल्प करता है आपको शेयर्स की वैल्यू निकालने में, प्रॉफिट्स का रेशियोज निकालने में। टेक्निकल आपको बताता है फ्यूचर प्राइजेस क्या होंगी पास्ट परफॉर्मेंस के बेस्ड पे, आई बात समझ में। तो इसके टूल्स क्या होते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस के ऐसे ऑप्शन आ सकते हैं, टूल्स ऑफ फंडामेंटल एनालिसिस, रेशियो, कॉमन साइज, फंड फ्लो, है ना। और टूल्स ऑफ टेक्निकल एनालिसिस में क्या क्या होता है, चार्ट्स, फिगर्स, बार ग्राफ्स, है ना, समझ आया। तो अभी ये भी क्वेश्चन बन के आ सकता है, टाइम, फंडामेंटल एनालिसिस के लिए क्या टाइम प्रोवाइड होता है, लॉन्ग टर्म व्यू के लिए हम लोग फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं, और शॉर्ट टर्म व्यू के लिए टेक्निकल एनालिसिस, ठीक है। आई बात समझ में, कैसे हम लोग को चैप्टर में से कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। सबसे इजी चैप्टर है ये तो, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, ठीक है। अभी इसमें रैंडम वॉक थ्योरी में हमने क्या पढ़ा था, स्टॉक प्राइसेस के बारे में पढ़ा था, जो इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से, एक का एक जो प्राइस है ना हमारी, वो इंडिपेंडेंट है, दूसरे फैक्टर्स की वजह से नहीं चेंज होती है। बेसिकली मैं आपको याद दिलवा रही हूँ कि हमने इसमें क्या पढ़ा था, हमने इसमें पढ़ा था जो मेरा प्राइस है ना स्टॉक का, वो दूसरे फैक्टर्स की वजह से डिपेंडेंट नहीं है, मतलब उसके ऊपर डिपेंड नहीं है, उसकी वजह से चेंज नहीं हो रहा है, उसे कहते हैं रैंडम वॉक थियरी, ठीक है। आप आगे पढ़ोगे ना तो आपको याद आता जाएगा कि हमने इसमें क्या पढ़ा था। एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस ये सेम है जो हमने पहले वाले चैप्टर्स में किया हुआ है, वो किया था ना चैप्टर पोर्टफोलियो एनालिसिस, वो मार्कोविट्स मॉडल, उसमें हमने पढ़ा था ना एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस, बस ये सेम वही है, ठीक है। उसमें वीक फॉर्म जो होता है ना, जिसे हम रैंडम वॉक के नाम से जानते हैं, वो वीक फॉर्म होता है, क्यों, क्योंकि वो वो बोलता है दूसरे फैक्टर्स पर डिपेंड नहीं है हमारा प्राइस, पर वाकई में ऐसे थोड़ी होता है, हमारा प्राइस दूसरे फैक्टर से डिपेंड नहीं होता है इकोनॉमिक फैक्टर्स की वजह से हमारे स्टॉक प्राइसेस पे इफेक्ट होता है, यस। मार्केट फैक्टर्स की वजह से इफेक्ट होता है, मार्केट बढ़ेगा तो स्टॉक प्राइसेस बढ़ेंगे,
इफेक्ट होता है, समझा? तो वीक फॉर्म है ये, रैंडम वॉक थ्योरी वीक फॉर्म बोला जाता है। सेमी स्ट्रॉन्ग एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस है, ठीक है। उसके बाद है फिर स्ट्रॉन्ग। तो ऐसे करके एक ऑप्शन आ सकता है कि क्वेश्चन बन के आ सकता है कि EMH मतलब क्या कहते हैं इसे, एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस के कितने फॉर्म्स होते हैं? तो 2 3 4 1, तो आपने टिक करना है 3, क्योंकि कौन से 3 होते हैं? एक सेमी स्ट्रॉन्ग, एक स्ट्रॉन्ग और एक वीक फॉर्म। या फिर ऐसे भी आ सकता है वीक फॉर्म को क्या कहते हैं, तो आप बताएंगे रैंडम वॉक थ्योरी कहते हैं, ठीक है। ओके, सो आपका नेक्स्ट चैप्टर है कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। इसमें फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या इंपॉर्टेंट है? फॉर्मूला। अभी वैल्यूज आ सकती है, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल की क्या आ सकता है, मीनिंग आ सकती है, ठीक है। मैंने 4 सेंटेंसेस दे दिए, मैंने बोल दिया बताओ इसमें से कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल किसको सबसे ज़्यादा रिफ्लेक्ट कर रहा है, ठीक है। उसके बाद इसकी फॉर्मूला आपको याद करनी है। ये सब छोड़ देना, ये चार्ट वार्ट आप प्रेजेंट नहीं कर पाएंगे, मतलब उसमें कुछ नहीं आने वाला है चार्ट वार्ट का। कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल में फॉर्मूला याद करनी है आपको। फॉर्मूला के बाद आपको वैल्यूज दी जाएंगी। देखो एक मिनट रुको, ये रही आपकी फॉर्मूला, आर एफ प्लस बीटा आर एन माइनस आर एफ, ये फॉर्मूला आपकी, ठीक है। इसमें आपने क्या करना है, देखो ये एग्जाम्पल ले लो, ये डिस्टिंग्विश भी रेफर कर लेना, हाँ, एक आध पॉइंट डिस्टिंग्विश में से भी आ सकती है। अब देखो ये एग्जाम्पल मैंने ना आपको पोर्टफोलियो एक पोर्टफोलियो दे दिया, वन पोर्टफोलियो, उसका एवरेज बताया, रिटर्न्स, एवरेज मतलब रिटर्न्स 13%, ठीक है। उसमें से मैंने आपको बता दिया कि स्टैंडर्ड एविएशन है 0.25, स्टैंडर्ड एविएशन मतलब रिस्क फैक्टर बता दिया, बीटा भी बता दिया 1.25। देखो स्टैंडर्ड एविएशन यहाँ तो काम नहीं आएगा अब, लेकिन बीटा तो आएगा ना, ठीक है। स्टैंडर्ड एविएशन की हेल्प से ही तो हम बीटा निकालते हैं। तो एवरेज आपको 13% दिया हुआ है। एक मिनट, हाँ। ओके, तो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी, एवरेज रिटर्न 13%, बीटा 1.25 और आरएफ कितना है 8%। बस आपको वैल्यूज ही तो डालनी है, सारी वैल्यूज डालनी है इसमें। कैसे, क्या डालना है? देखो आर एफ कितना है 8, अभी अभी देखा हमने, आर एफ 8, बीटा 1.25 प्लस करेंगे, मतलब बाद में प्लस करेंगे इसको ऑफकोर्स, ब्रैकेट में आर एम मतलब मार्केट इंडेक्स, तो मार्केट इंडेक्स का भी मैंने आपको देना है रिटर्न्स 11%, ठीक है, माइनस आर एफ मतलब 8। सारे वैल्यूज मैंने आपको देनी है, वैल्यूज डालो और आंसर निकालो। आया समझ में ये कैसे आ सकते हैं? उसके बाद इस चैप्टर में और कुछ तो इम्पोर्टेंट नहीं है। हो गया हमारा लास्ट चैप्टर कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल ही था। अब इट्स योर चांस टू स्टडी and if you have any doubts let me know. Now it's over you, that you how much you study and how much your like आप में कितने वो हैं डाउट्स हैं और कितना उसको आप समझ के क्लियर कर सकते हो खुद से, या फिर नहीं कर सकते हो तो आप मुझसे पूछिए। तो अब हैं कुछ डाउट्स, कुछ पढ़ाई की है तो मुझे बताइए। सी फ्रॉम माई साइड आई एम डन, आपकी तरफ से कुछ है तो आप बताइए। यस, इज देयर एनीथिंग एल्स? आपको कुछ डाउट्स हैं तो पूछिए, अदरवाइज हम लोग वाइंड अप करते हैं अभी।